देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनासी। अगर आज की बड़ी खबर में अगर किसी एक बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, हर जगह एक ही चर्चा है कि आखिर बंगाल का किला कौन फतेह करेगा। बस 24 घंटे बाद वोटिंग होने जा रही है, 24 घंटे से भी कम का समय बचा है और पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। और पहला फेज क्रैक करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही फेज तय करेगा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं। योगी इस बीच बंगाल में फर्स्ट फेज में 80% सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। सीधे कहें तो फर्स्ट फेज की 152 सीट में से 122 सीट का दावा जीत का योगी कर रहे हैं। शुवेंदु तो और 4 कदम आगे निकल रहे हैं, कह रहे हैं 80 नहीं 90% का स्ट्राइक रेट लाऊंगा। अमित शाह कह रहे हैं 4 मई को 1 बजे तक बीजेपी की सरकार बन जाएगी। भाई चुनाव है, रैलियां हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन दावों में दम कितना है। बीजेपी अगर 80-90% नहीं, कम से कम 100 का टारगेट अचीव नहीं करती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर कल की जो फर्स्ट फेज की वोटिंग में 152 सीटें हैं, अगर बीजेपी उसमें 152 में से 100 नंबर नहीं लाती है, 100 सीटें नहीं लाती है, तो फिर बीजेपी का बंगाल फतेह का सपना एक बार फिर से टूटेगा। बीजेपी को अगर बंगाल में मैजिक फिगर 148 अचीव करना है तो फर्स्ट फेज में कम से कम 100 सीटें जीतनी होंगी, क्योंकि जो सेकेंड फेज की सीटें हैं बीजेपी वहां काफी कमजोर स्थिति में है। चाहे समीकरण देख लीजिए, संगठन देख लीजिए। तो कमोबेश कल की वोटिंग यह तय करेगी कि बंगाल में बीजेपी का दशकों पुराना इंतजार खत्म होगा या फिर ममता दीदी की वापसी होगी। अगले 1 घंटे में चुनावी विश्लेषक पार्टी के नेताओं से उन तमाम सिनेरियोज पर चर्चा करेंगे जहां से ये जो टारगेट है, टारगेट 100 बीजेपी अचीव कर सकती है या भाई अचीवेबल नहीं है, ग्राउंड पर पॉसिबल नहीं है। यही सवाल को हम टटोलेंगे एक्सपर्ट्स के जरिए, नेताओं के जरिए और साथ ही साथ डेटा के जरिए। क्या ममता के खिलाफ कोई साइलेंट वेव है जो बीजेपी को जिताएगी? सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे। क्या कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और वो वोट काटने का काम करेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि 15 से 20 सीटें जो है वो टीएमसी को हरा देंगे। तो यानी टीएमसी हारेगी, ऑटोमेटिकली बीजेपी जीतेगी। मुस्लिम वोट क्या बटेगा? क्या एसआईआर का असर समीकरणों को बदलेगा? क्या हिंदू वोट जो बीजेपी के पास पहले से 50% है उसमें 10% का इजाफा हो जाएगा? तो सवाल यही है कि आखिर बीजेपी टारगेट 100 को अचीव कैसे करेगी, कर भी सकती है कि नहीं। डेटा आपके सामने रखेंगे, उससे पहले तमाम नेताओं का बयान सुनवा दें और फिर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, फिर उनसे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक आपको हम डेटा दिखाते हैं, कुछ बयान भी हैं वो भी आपको सुनवाएंगे और हमारे साथ तमाम प्रवक्ता जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपको मुखातिब करेंगे। तो सबसे पहले कुछ डेटा आपके सामने रख दें कि हम क्यों कह रहे हैं कि टारगेट 100 जरूरी है बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी के पास अभी 59 सीटें हैं, जीत के लिए जरूरी है 94 से 100 कम से कम, तो 35 से 41 का इजाफा है। 100 कंफर्टेबल पोजीशन है, 94 से तो कम कुछ नहीं चलेगा, 100 कंफर्टेबल पोजीशन है। क्योंकि जो सेकंड फेज है उसमें बीजेपी के पास संगठन भी कमजोर है, समीकरण भी उसके हक में नहीं जाते हैं और नतीजा ये होता है कि वो ग्रेटर कोलकाता का और साउथ कोलकाता का पूरा रीजन जो है उसमें बीजेपी को पिछली बार 18 सीटें आई थी। अगर हम मैक्सिमाइज भी कर दें कि 3 गुना हो जाएंगी तो 54 सीटें, यानी कि कम से कम आपको यहां से 94 और 100 सीटें कम से कम आपको इस लीड में लानी होंगी। अब जरा हम आपको कुछ समीकरण दिखाते हैं बीजेपी के लिए। रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन की सीटें क्या है। रेड जोन क्या है कि वो सीटें जो बीजेपी ने कभी नहीं जीती हैं, ग्रीन जोन जो बीजेपी जीतती आई है, और येलो जोन जहां पे 2021 में जीती और फिर 2024 में पिछड़ गई, 2021 में हारी लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लीड ले ली। तो ये डेटा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले येलो जोन की सीटों की बात करते हैं। 2021 में 93 सीटें जो हैं बीजेपी हारी थी और 2024 में लीड ली थी 18 सीटों पर। तो यानी 18 सीटें ऐसी थी कि 2021 के बाद लोकसभा चुनाव जब आया तो अगर उसको कन्वर्ट करें विधानसभा चुनाव की लीड में तो 18 पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही थी। तो यानी कि 18 सीटों पर बुलिश हो सकती है बीजेपी कि भाई 18 पे मेहनत कर लेते हैं, लोकसभा में लीड मिली थी, क्या पता जीत भी मिल जाए, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सॉल्व हो जाए। अब ग्रीन जोन की बात करते हैं। 2021 में 59 सीटें जीती थी, 2024 में भी 45 पर लीड बरकरार रखी है। 59 सीटें वो हैं जो जीती थी बीजेपी, तो यानी ग्रीन जोन की ये सीटें हैं, यहां पर बीजेपी जीतती आई है और लीड इनमें से 45 पर बरकरार रखी है। इसमें से लीड कुछ पे कम हो गई है, वो येलो जोन में हमने डाली हैं सीटें, लेकिन इन 59 में से 45 सीटें तो ऐसी हैं श्योर शॉट कि भाई, और इससे पीछे का डेटा हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि उससे पहले बीजेपी के पास सिर्फ 3 ही सीटें थी। तो कमोबेश इस 59 को ही आप मान के चलिए कि 59 में से ये वही सीटें हैं जो बीजेपी जीती है और 2024 में भी 45 ऐसी हैं जिसमें वो ग्रीन जोन में। अब रेड जोन की सीटें, यानी कि जहां पर जीत हार का मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि वहां पर बीजेपी के लिए जीत निकाल पाना, यानी कि उन सीटों में जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। तो 2021 में, अभी आपको बताएं कि 2021 में 14 सीटों में हारे हैं और
2024 में पिछड़े हैं 45 सीटों पर, यानी कि कमोबेश वही स्थिति जो है यहां पर बनी रही है। इस डेटा के नंबर्स को हम फिर से वेरीफाई करेंगे। तो 2021 में 14 सीटें हारे हैं, 2024 में पिछड़े भी हैं। तो हमने आपको कुछ सीटें दिखाई हैं जो रेड जोन की हैं, यानी वो सीटें जो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है, जिसमें हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा है। येलो सीटें, येलो जोन की सीटें वो सीटें जहां पर 21 और 24 हार जीत इस तरह का मिक्सचर है। और ग्रीन जोन जो बीजेपी के लिए कंफर्टेबल विक्ट्री है, जहां पर जीत हार का अच्छा मार्जिन भी बीजेपी के हक में रहा है, प्लस वहां पर हिंदू वोट जो है वो 60-70% से ज्यादा है। तो एक सिनेरियो तो ये होता है कि येलो जोन की सीटें जो है बीजेपी अपने हक में कर ले। इस सिनेरियो पे बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय सरकार हमारे साथ, नेता टीएमसी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ, नेता लेफ्ट के इस वक्त जुड़े हुए हैं। और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो लेकिन संजय सरकार जी, यहां पर योगी जी कह रहे हैं 80%, शुभेंदु अधिकारी है 90% और अमित शाह कह रहे हैं 1 बजे तक सरकार बना देंगे। टेंशन बढ़ी है या अरे आप तो हंस रहे हैं? तो मेरे को ऐसा लग रहा है कहां से वकरा फिर मौसी और मौसा वाला कहानी आप बना देते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है। हम 1825 दिन मैदान में काम करते हैं, मतलब पढ़ाई किए हैं, मतलब एग्जाम के समय मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। समझिए ना, हम 8 घाट 360 वाला पार्टी नहीं है। 8 घाट 360 का मतलब समझते हैं? 8 टू मतलब मंगलवार टू मंगलवार 8 दिन, उस दिन भी हनुमान मंदिर में दिखाई नहीं देता है। घाट मतलब जो कोई ध्यान करते उस दिन भी दिखाई देता है। और 365 क्या होता है मालूम है? 360 वो जो महावीर जयंती जिस दिन और हनुमान जयंती जिस दिन होता है उस दिन अचानक दिखाई देता है। तो वो पार्टी में हम लोग गिना नहीं जाता है। आपको एक चीज बताता है, बंगाल में जो सिचुएशन अभी मतलब जो भारतीय जनता पार्टी को है, नेता अगर वोकल टॉनिक नहीं देंगे, एजेंट बूथ पे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एजेंट बैठता है ना, आपको मालूम है, चुनाव होता है एजेंट बैठाने पड़ता है पार्टी को लिए। मैं आरोप तो ये भी लगता है आप पर, आप नहीं बैठने देते। खैर डेटा पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अरे चलिए, आप कैसे बात बोल रहे हैं, हम बैठने नहीं देते। आरोप की बात कर रही हूं, मैं नहीं कह रही सर, आरोप शब्द का इस्तेमाल किया मैंने। मैं आप जो 152 में दिखाए उसमें अगर 25 मिल गया ना, सोचिएगा भारतीय जनता पार्टी को नसीब अच्छा है। और लिख के रख दिया नॉट लेस देन 225, नॉट मोर देन 255। और आप जो बोल रहे हैं ना सेंट के बारे में जो बता रहे हैं, असली बात क्या है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस को वोट बीजेपी में डाइवर्ट हो गया। अगर वो वोट अगर कांग्रेस कम्युनिस्ट में डाइवर्ट हो जाता है तो सुनिए, जीरो बट्टा सन्नाटा कहानी है दिल्ली में, वो देखने भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाएंगे। सुन लीजिए अच्छा तरह से, एक वोकल टॉनिक चाहिए ना, वोकल टॉनिक चाहिए ना, तो वोकल टॉनिक देने के लिए नेता बोला 80-90। अरे बाबा, तुम 25 जीत के दिखा दो पहले इसके। आप लिख के रख दिए 25 लिख के देख रहे, हम राजनीति छोड़कर सन्नास लेकर कन्याकुमारी चला जाएंगे। आपको लिख के दे रहा हूं मैं, आपको बताओ वोकल टॉनिक दे रहा और कुछ नहीं है। ठीक है गया भाई। आपके नेता 80%, 90% जो होता है 122, 132 है ना, 152 में से ऐसे नंबर स्कोर करने की बात कर रहे हैं। और संजय सरकार तो आपको फेल ही नहीं, बहुत ही बुरा फेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 25, लिख के देख लीजिए। जी नमस्ते। इसीलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है दादा को बंगाल की जमीन की आवाज अभी तक सुनाई नहीं दी है। पर कोई बात नहीं दादा, थोड़े दिन का इंतजार और है, थोड़े दिनों में आपको सुनाई दे जाएगा। दादा आपके बीच में मैं बोली नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दादा इफ एंड बट पर चल रहे हैं, दादा अंदाजे पर चल रहे हैं। और इनका कहना यह है कहीं वोट लेफ्ट को जा रहा है, कहीं कांग्रेस को जाएगा, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं। लेकिन जब ये कर रहे हैं, ये एक बात भूल जाते हैं कि पिछली बार ममता दीदी अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाई थी, नंदीग्राम में टीएमसी हार गई थी। आज जो मुख्यमंत्री बंगाल को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, वो अपनी सीट नहीं बचा पाई थी। और ये जो राइजिंग डिसपॉपुलैरिटी है टीएमसी की, ये सबकी नजरों के सामने। देखिए पिछली बार आपने किस तरीके से चुनाव करवाया, पूरे देश के सामने 300 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा आपकी वजह से। उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, आप भूल जाते हैं। इस बार भी आपका शुभ शुरुआत कुछ इसी प्रकार का था, जुडिशियल ऑफिसर्स का आपने घेराव किया, 8-9 घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंच पाई। सर तो अब चुनाव प्रचार थम चुका है, वोटर ने मन बना लिया। मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ कि भाई ठीक है, सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा 25 आएंगी, आप लोग दावा करें 80-90% का, 100 आपको कम से कम चाहिए अगर आपको बंगाल में सरकार बनाने का अपना सपना पूरा करना है। आपने कुछ एरिया आइडेंटिफाई करे होंगे, कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे होंगे, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आइडेंटिफाई करे होंगे जिनसे ये सीटें आएंगी। उस पर आप कुछ जानकारी दे सकती हैं? जी पिनाज जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रही है, वो आइडेंटिफिकेशन अक्रॉस द स्टेट है। और वो इसीलिए है क्योंकि मुझे बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट आप उठाकर बता दीजिए जिसने प्रोग्रेस करा हो। 0 डिस्ट्रिक्ट है।
जीरो डिस्ट्रिक्ट जहां पर कहीं पर किसी भी प्रकार से चीजें आगे बढ़ी हो। हाँ, क्राइम में आगे बढ़ा होगा, सुरक्षा में आगे, असुरक्षा में आगे बढ़ा होगा। तो आज हम 100 सीटों का दावा इस बात पर कर रहे हैं क्योंकि जो सुशासन पूरे देश में दिखाई दे रहा है उसकी झलक बंगाल में क्यों नहीं। और हमारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बॉर्डर स्टेट है और इतने लंबे समय से बंगाल की वजह से बाकी प्रदेश भी आपत्ति में आ जाते हैं। तो हम ये कहने के लिए नहीं कह रहे संजय सरकार जी, और देखिए आप अभी भी जिस हाई हॉर्स पर बैठे हैं, मैं वापस आपको याद दिलाती हूँ, पिछली बार आप नंदीग्राम बचा नहीं पाए थे। भाजपा का जो फुटप्रिंट ऑन द ग्राउंड है, एक चुनाव में 10% था, अगले चुनाव तक वो 40% छू चुका था। ठीक है चारू, आपने अपना दावा कर दिया, संजय सरकार ने अपना दावा कर दिया, आप नेता हैं। हमारे साथ इस वक्त सुधाशील घोष जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, एडिटर हैं प्रियोबंधु मीडिया के। सुधाशील जी, एक एनालिस्ट के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि यहाँ पर योगी जी कह रहे हैं 80%, शुभेंदु कह रहे हैं 90%, कहां से आएगा ये नंबर? मिनिमम 94 to 100 तो चाहिए ही ना फर्स्ट फेज में, अगर आपको बंगाल में सरकार बनानी है। तो ये नंबर किन पॉकेट से आता हुआ आपको दिख रहा है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, जो पिछली बार क्लोज मार्जिन की सीटें थी वो सारी की सारी क्या बीजेपी के खाते में जा रही हैं? क्या मुस्लिम वोट बट रहा है? कौन से वो रीजन है जहां से बीजेपी आपको 59 से जस्ट डेवलप होती हुई दिख रही है? देखिए, यहाँ पर हमने जो ओपिनियन पोल किया था, पहले तो एक नवंबर मंथ में किया था जब यहाँ पर एसआईआर चालू हुआ। उसके बाद मार्च में जब 28 फरवरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया था, उसके बाद जो एसआईआर का डेटा रिलीज हुआ था, वहां पर एक हम 15 दिन का डेटा कलेक्शन किया था। और उसके बाद फाइनल जब कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ 11 अप्रैल टू 18 अप्रैल, ये 7 डेज का हमने डेटा फ्रेम लिया और वहां पर डेटा कलेक्ट किया। तो पूरे जो 3 ओपिनियन पोल है वहां पर एक ही चीज आ रहा है, इंक्लाइन बीजेपी, डाउनफॉल ऑफ टीएमसी। यही सिनेरियो यहाँ पर आ रहा है अभी। तो ये सीट कहां से आएंगे? देखिए, पहले चरण का जो 152 सीट्स हो रहा है वो बीजेपी का वेस्ट बंगाल में स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, जहां पर नॉर्थ बंगाल आता है, जहां पर रार बंगो आता है, जहां पर जंगल महल आता है। तो नॉर्थ बंगाल के जो रीजन है जहां पर लास्ट टाइम टीएमसी ने बहुत से ज्यादा सीट जीते थे, अभी तो सिनेरियो ऐसे है। आई एम सो सॉरी, आपको रोकना होगा, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है तो आप तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लेफ्ट नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, इस बार कहा जा रहा है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी मेहनत से बीजेपी जीत जाएगी। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज है कि अगर हम पिछले चुनाव का एनालिसिस करें और जो कल मतदान होने जा रहा है, नॉर्थ बंगाल खास उसमें भूमिका निभाएगा। इसको कहा रहा है सर, ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स हैं, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, और ये अज्यूम किया जा रहा है इस बार पिछली बार की तरह कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी वोटिंग फॉर द बीजेपी। ये होने वाला नहीं है। आप एंटी इनकम्बेंसी की बात तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जरूर करिए, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ द बीजेपी विधायक वो भी बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव नहीं रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस रहा है अभी, चाहे वो सिलेंडर क्राइसिस हो और चाहे वो फेलियर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी हो, जनता सब देख रही है। तो आई फील नंबर ऑफ सीट्स जो बीजेपी की है नॉर्थ बंगाल से, दे आर गोइंग टू कम क्रैशिंग डाउन। व्हाट आई फील, सिर्फ ये कह लेने से कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है तो जाएगा ही जाएगा बीजेपी को, ऐसा नहीं है। लेफ्ट मेहनत कर रही है वहां पे, और हालांकि कांग्रेस साथ नहीं है, ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और इकोनॉमिक इश्यूज, डेवलपमेंट इश्यूज और बेरोजगारी जो है वो मेन मुद्दा हमने बनाया है। और हमारी ये कोशिश विवेक श्रीवास्तव जी, यही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है। मुर्शिदाबाद, मालदा, जो पूरा का पूरा जो रीजन है उसके अंदर जो मेहनत है, आपकी मेहनत आपके लिए रंग लाए या ना लाए, लेकिन कम से कम 15 से 20 ऐसी सीटें हैं, अगर आपने ज्यादा मेहनत कर ली तो टीएमसी जरूर हार जाएगी। क्योंकि वो जो हार और जीत का जो मार्जिन था कैंडिडेट में और आप लोगों का जो वोट था, अगर उसको कंसोलिडेट किया जाए तो ममता दीदी के लिए टेंशन का मामला बन सकता है। नहीं, देखिए, ये एक एनालिसिस है जो आप कह रही हैं। दूसरा एनालिसिस ये भी है कि ये क्यों मान करके चले कि वो जो वोटर्स जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था वो बीजेपी वोट, संघ की शाखाएं वोट है जिन्होंने कम्युनल एक डिवाइड जो इन्होंने क्रिएट किया था उसके अंदर आकर के इनको पिछली बार समर्थन दिया, इस बार नहीं करेगा। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत पुअर है। द सो कॉल्ड हिंदू लॉयलिस्ट वोटर ऑफ द बीजेपी डजंट एग्जिस्ट इन बंगाल, और वो इस बार डेंट होगा। 50% है सर उसकी तादाद। एक और बात मैं 50% है उसकी तादाद। कॉन्फिडेंस के अंदर जो एसआईआर इन्होंने करा है ना, वो जरूर 5% खत्म करें। जी,
ठीक है, मैं आपके पास वो सीटें भी रखूंगी जो आपने एसआईआर का जिक्र किया कि अभी जो बदलते हुए हालात हैं, जब वोट घटे हैं, वोट जुड़े हैं, तो टीएमसी के लिए ऐसी 10 सीटें निकल कर आ रही हैं जहां पर उसके लिए अब सिचुएशन बदल गई है। और 10 सीटों का डेटा भी मैं आपके सामने अभी रखने जा रही हूं। लेकिन सुधाशील घोष जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। सुधाशील जी, ना तो कोई पिछली बार की तरह से दीदी के लिए सिंपैथी नजर आती है, ना कोई ऐसा वेव नजर आता है कि जहां पर जनता सड़कों पर आ रही है कि अब सत्ता उखाड़ फेंकनी है। तो किस तरह से ये टारगेट 100 बीजेपी को अचीव होता हुआ नजर आ रहा है आपको, अगर आ रहा है तो? हाँ, देखिए 152 के अंदर अगर सबसे खराब फॉल भी भाजपा के लिए होते हैं तो यहाँ पर 90 प्लस सीट्स तो दिख ही रहा है। जो नॉर्मल सिनेरियो है वहां पर 105 के आसपास सीट दिख रहा है और बहुत अच्छे हो जाते हैं तो 110 तक भाजपा यहाँ पर पहुंच सकता है। ओके। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कहाँ से इतना सीट आएंगे जी। मैं एकदम कुछ भी नॉर्थ बंगाल से चालू अगर करता हूँ तो वहां पर देखिए 9 सीटों है। तो वो 9 सीटों के अंदर आपको 3 ही सीट मिलेगा जहां पर थोड़ा बहुत फाइटिंग के जगह में टीएमसी है। वो है सीताई, शीतलकुची और दिनहाटा, जहां पर थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट बचा है। बाकी जो 6 सीट है वो क्लियर एज भाजपा के तरफ है। उसके बाद आप अलीपुरद्वार आ जाइए, वहां पर पांचों जो सीट है वहां पर 2019, 2021, 2024 हर इलेक्शन में भाजपा का ही लीड था, तो वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। एसआईआर के बाद मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। उसके बाद आप आ जाइए जलपाईगुड़ी, वहां पर 2 ही सीट है, एक तो है माल और दूसरा है राजगढ़, जहां पर थोड़ा बहुत फाइटिंग के जगह में है टीएमसी। बाकी 5 सीट क्लियर एज भाजपा के तरफ आ रहा है। फिर आप आ जाइए दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, दोनों जिला मिलाकर 6 सीट्स है, क्लियर एज भाजपा। ओनली 2021 में जो कालिम्पोंग का सीट था वो टीएमसी वालों को मिला था, बट इस बार वहां पर बिमल गुरुंग का पूरा सपोर्ट भाजपा के साथ है, तो 6-0 वहां पर दिख रहा है। फिर आप आ जाइए उत्तर दिनाजपुर, जहां पर लास्ट टाइम 7-2 हुआ था टीएमसी के लिए, बट इस बार जो सिचुएशन है टीएमसी यहाँ पर बस 2 ही। सर, आपका ऑडियो फिर से फ्रीज हो रहा है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उसको फिर से दुरुस्त कराते हैं। संजय जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? उससे पहले मैं तहसीन को चर्चा में शामिल करूंगी और फिर एक और डेटा दिखाऊंगी जिससे फिर हम चर्चा करेंगे कि वो जो 55 सीटें हैं जिसमें जीत हार का मार्जिन 30,000 से कम का था, तो एसआईआर के बाद बदलते हुए समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीजों के बाद क्या वो 30,000 के मार्जिन वाली सीट जो है वो की रोल प्ले करेंगी? संजय जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले तहसीन अभी तक चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं। तहसीन, इस बार कहा जा रहा है कम से कम मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर, जो पूरा का पूरा रीजन है उसमें कांग्रेस अच्छा लड़ रही है। अधीर रंजन के जो प्रभाव वाले इलाके हैं, कुछ अच्छे कैंडिडेट्स वहां पर दिए गए हैं। साथ ही ईशा खान वहां से अपनी सीट निकालने में कामयाब रही थी, उनके रिश्तेदार भी वहां लड़ रही हैं। तो वो जो पूरा का पूरा आप लोगों ने वहां पर कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपने अच्छा काम किया है, वो सीटें आप निकाल भी सकते हैं और अगर निकाले नहीं तो टीएमसी को अच्छा डेंट लगा सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक एक ही है। तो जैसा दिल्ली में हुआ कि कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को जितवाया, वही स्थिति के बंगाल में होने जा रही है। वो डेटा भी मैं आपके सामने रखूंगी अभी। हिना जी, अव्वल तो आज पहलगाम आतंकी हमले का पहली बरसी है, इसलिए सभी लोग जो वहां पर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए और जिन लोगों ने ये घटना की, इंशाल्लाह उनको जल्द से जल्द बदतर हुरों के पास भेज दे, इस उम्मीद के साथ। देखिए, वेस्ट बंगाल में 2 चीज है। भाजपा, ये बिल्कुल सही कि थोड़ी बढ़ रही है, उसकी सीटें बढ़ रही है, लेकिन भाजपा मुझे नहीं लगता ट्रिपल डिजिट क्रॉस करेगी। और दूसरी बात यह है कि वहां पे जो सरकार बनेगी वेस्ट बंगाल में, वो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जिन इलाकों का आपने जिक्र किया वहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है, बाकी इलाकों पे टीएमसी स्ट्रांग है, कोलकाता और उन इलाकों पे लेफ्ट की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्ट्रांग है, राजनीतिक दल। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, भाजपा क्रॉस नहीं कर पाएगी और इंडिया अलायंस फिर तय करेगी कि किस तरह की नीति आगे चलेगी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए। तो आप वैसे तो अलायंस रखते नहीं है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस में आपका पूरा नतीजा है, मतलब पूरी दिलचस्पी है। मतलब पोस्ट पोल में अगर आदरणीय ममता जी को और भाजपा को अगर बहुमत में मिले तो पोस्ट पोल तो हो गए, ठीक है, और लेकिन अगर नहीं मिले तो उनको कांग्रेस और लेफ्ट के पास साथ मिलकर अगर नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस के लिए, तो कहा जा रहा है वो जानबूझकर अपनी खोई हुई जमीन, अपना खोया हुआ काडर, अपना खोया हुआ वोट बैंक वो वापस अचीव करना चाहती है। भले ही इस बार उसे नुकसान ना उठाना पड़ जाए, भले ही बीजेपी आ जाए, पर पहले टीएमसी का हारना बहुत जरूरी है आपके कमबैक के लिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर जो डेंट होता वो दिख रहा है, क्योंकि मैंने भी 15 से 20 सीटें ऐसी निकाली जहां पर अगर जीत हार का जो मार्जिन है उसको हम देखें और जो लेफ्ट के वोट हैं, जो कांग्रेस के वोट हैं, अगर इस बार स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की वजह से और अच्छी फाइट देने की वजह से वो इंक्रीज होते हैं तो टीएमसी को नुकसान होगा। आप सीट निकालें ना निकालें, लेकिन टीएमसी को जरूर डेंट कर देंगे। नहीं, देखिए,
कोई भी राजनीतिक दल इसलिए चुनाव नहीं लड़ता कि कोई दूसरा दल हार जाए या कोई तीसरा दल सत्ता में आए। वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लड़ रहा है। जैसे आपने बताया, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, यहाँ पर कांग्रेस क्या संगठन ठीक है, उन्होंने काम किया है, वहां पे लोगों की चाह है और लोग जानते हैं कि जिस तरह की पॉलिटिक्स टीएमसी ने की है, टीएमसी ने भाजपा को बढ़ने दिया है पश्चिम बंगाल में, तो लोग जानते, तो डरते कि कल अगर राज्यसभा में कोई बिल आ जाए, टीएमसी वॉकआउट करते तो भाजपा को आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए कांग्रेस, मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। टीएमसी ऑफकोर्स सबसे बड़ा दल होगी, लेकिन बहुमत के लिए इंडिया अलायंस की जरूरत पड़ेगी और इंडिया अलायंस की ही सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में, और वो तय करेंगे कि आगे पश्चिम बंगाल की नीति क्या होगी। ठीक है संजय सरकार जी, जवाब दे दूं, चारू भैया आपके मैं पास मैं जल्दी से जवाब आऊंगी, दे सबको एक बार मैं मौका दे रही हूं और यहाँ पर मैं जरा संजय सरकार जी के सामने कुछ डेटा भी रख देती हूं। टीएमसी की चिंता क्यों बढ़नी चाहिए? मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, लेफ्ट और कांग्रेस जो है जिस तरह से अच्छा चुनाव उस रीजन में लड़ रहे हैं जहां पर टीएमसी मजबूत है और जहां पर टीएमसी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो और कुछ सीटें ऐसी हैं जो फिलहाल ममता दीदी के लिए रेड जोन में आ गई हैं, तो आपको वो सीटें बता दें। यहाँ पर शामशेरगंज की सीट है जहां पर 80% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम उम्मीदवार फिलहाल 9 है मैदान में और एसआईआर में नाम कटे हैं 74,605 और महिला वोट कटे हैं 34,000, जो ममता दीदी का कोर वोट बैंक माना जाता है 34,180। 2021 में टीएमसी जीती थी, वोट का मार्जिन था 26,379। तो जरा सोच के देखिए। और कांग्रेस, अगर 2024 की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को लीड मिलती हुई नजर आ रही थी। तो वोट कटना भी, हार जीत का मार्जिन भी अगर आप देखें तो टीएमसी के फेवर में ये दोनों फैक्टर कम से कम नहीं जा रहे हैं और 2024 की लीड भी टीएमसी के फैक्टर में नहीं जा रही है। अब आप बात कीजिए मुस्लिम आबादी, देखिए 77% है, लालगोला की सीट है, टीएमसी जीती थी 60,000 वोटों से, कांग्रेस की लीड, यहां पर इस सीट पर कांग्रेस ने लीड बना ली है। तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस की लीड बनती हुई दिखती है, जो वोट परसेंटेज मिला। और महिला वोट यहां पर कटे हैं 23,596 और एसआईआर में नाम कटे हैं 53,608। तो मार्जिन देखिए 60,707 और यहां पर एसआईआर में कटे हुए नाम देखिए। और यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार भी देखिए कि भाई ममता बनर्जी का वोट बैंक है, उसमें से 9 में से अगर सेंधमारी होती भी है तो आप सोच के देखिए कि अगर कैंडिडेट स्ट्रांग है तो वो काटेगा तो मुस्लिम वोट ही, और मुस्लिम वोट कटेंगे तो ममता दीदी कट रहे हैं, बीजेपी का वोट बैंक तो कंसोलिडेटेड है। तो यहां पर ये एक टेंशन का विषय है। एक और सीट आपको लालगोला की बात बताते हैं, ऐसे करके लगभग 10 सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं जो हैं। तो रघुनाथगंज की सीट है, उसमें भी कमोबेश यही स्थिति है। 2021 में टीएमसी जीती थी, फिर टीएमसी को 2024 में घाटा हुआ है। अगर उसके लोकसभा की लीड को कन्वर्ट करें, 50,000 नाम यहां पर भी कट चुके हैं। तो यहां पर 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, दिक्कत यहां भी है। अगली सीट की बात करें, थोड़ा जल्दी आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। भगवान गोला की सीट है, 80% मुस्लिम आबादी है, 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 47,297 वोट कटे हैं। हालांकि यहां पर वोट का मार्जिन इतना ज्यादा था, टीएमसी का वोट घटा है 2024 में 82,232। यहां पे एसआईआर में भी नाम कटे हैं, महिला वोट भी कटे हैं। तो आप देखिए कि यहां पर भी दिक्कतें लगातार आ रही हैं। फरक्का की सीट है तो वहां पर भी मोरलेस यही सिचुएशन है, 59,000 के लगभग, 60,000 के लगभग जीत का मार्जिन है और 41,202 यहां पर आपको नजर आ रहे हैं एसआईआर के वोट कटे। तो ये तमाम चीजें हैं। मोथाबाड़ी भी आपके सामने डेटा यहां पर मौजूद है, ये इसलिए मुस्लिम बहुल सीटें हैं। ये हम उन सीटों की बात करें जहां मुस्लिम आबादी जो है वो 55% से ज्यादा है। तो एसआईआर के कटे हुए नाम, 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी का खराब प्रदर्शन और वहां पर दूसरी पार्टियों का लीड लेना, तो ये तमाम चीजें जो हैं, और मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद बढ़ना और मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस का भी अच्छे कैंडिडेट देना, फिर वहां पे ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, हुमायूं कबीर भी हैं, अलायंस टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन सब फैक्टर्स आ रहे हैं। संजय जी, ये थोड़ा टेंशन देता है या नहीं? कॉन्फिडेंट है कि मुस्लिम दीदी के साथ ये कहीं नहीं जाएगा? नहीं, आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछा है जो 77 सीट जीते थे उसमें भी लगभग 21 लाख आदमी को वोटर लिस्ट से उसको भी नाम काटा गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 77 सीट जीते थे। सुन लीजिए, अब मौसा और मौसा वाला कहानी जैसे भी बना देते ना तो हमको दिक्कत नहीं होता, हमको अच्छा लगता है। आपको मैं बताता हूँ, अगर बहरमपुर में अगर अजीत चौधरी जीत जाता तो किसको सीट है? भारतीय जनता पार्टी को सीट। अगर मुर्शिदाबाद में कांग्रेस जीता तो किसका सीट है? भारतीय जनता पार्टी का सीट है। आप देख लीजिएगा। एक चीज मैं आपको बता, देखिए इतना बड़ा जनसमागम हल्दिया में हुआ मोदी जी को, आप थोड़ा देख लीजिए कितना आदमी हुआ, पूरा चेयर के साथ में, कुर्सी को साथ में मोदी जी बात कर रहा है। सर, एसआईआर को लेके आपने इतनी टेंशन थी तो अब आप टेंशन मुक्त है ना? आपका वोट बैंक तो नहीं कटा ना? क्योंकि मैंने आपको दिखाया वही टेंशन ही दिखाई आपको मैंने आंकड़ों में। आपको टेंशन नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना एसआईआर की? अब सुन लीजिए त्यागी मैडम, सुन लीजिए त्यागी मैडम आपकी तरफ से।
मेरे ना कुछ लुस्कान नहीं हुआ है। लुस्कान किसको हुआ मालूम है? मथुआ राजवंशी जो वोट गया उसको पूरे तरफ से लुस्कान। अब जिसको आप एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं ना, वो लास्ट लोकसभा चुनाव में बोला था भारतीय जनता पार्टी 30 सीट में लेंगे, मैंने आते आते 18 में 12 में अटक गया है। और 2021 में वही एनालिसिस बोले थे ये 200 के ऊपर बीजेपी पार करेंगे, 77 भी नहीं। ये बंदा जो घोष जो बैठे हुआ है ना, इसको भारतीय जनता जो शुभेंदु अधिकारी पैसा दे दे के इसको एनालाइज करने के लिए बोलता है। अरे ये इसको हर एनालाइज फेल होता है। आदमी बोलता है तो ये तो पागल है, पागल को सबने क्यों बैठा दिया है? ये सर मैं कुछ सीटों के नाम पढ़ रही हूँ, कूच बिहार दक्षिण, दिनहाटा, कुमारग्राम, फलाकाटा, धूपगुड़ी, बालूघाट, तपन, गंगरामपुर, गजोले, मालदा, बहरामपुर, जयपुर। और आपको बताऊं मैं, ये सीटें जो हैं ये सारी की सारी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जब बीजेपी जीती है ना, तो जो जीत हार का मार्जिन है, मतलब उसमें लेफ्ट और कांग्रेस ने जो वोट काटे उसका एक बड़ा रोल रहा है। तो मैं वही आपसे पूछ रही हूं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी सब मिलके आप ही को हरा रहे हैं? अब अगर लेफ्ट और कांग्रेस का वोट अगर वापस आ जाता, भारतीय जनता पार्टी को वोट बुरे वक्त देखने में अभी 38% है ना, वो 25 में उतारे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने तो आपको डेटा वो दिया सीटों का, लगभग 15 सीटें ऐसी जहां पर आप उनकी वजह से हारे, और इस बार तो वो और ज्यादा अच्छे से लड़ रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, कोई टेंशन है? कोई डेटा आपको समझ में आ रहा है? डेटा मेरे को अच्छा तरह से समझ में। कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अच्छा तरह से रेस्क्यू किए थे। वहां पर जो 9 लोकसभा विधानसभा थे, उसमें हम लोग 7 विधानसभा में, लोकसभा में हम लोग आगे थे। ये घोष को बोलिए पैसा शुभेंदु से लेके अनाप शनाप बनने के लिए। अलीपुरद्वार में बुरे हाल होने जा रहा है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बुरे हाल हो रहा है। रह गया दक्षिण दिनाजपुर 4-2 हो रहा है। उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी को 9 मिल रहा है। सर पिछली बार दक्षिण दिनाजपुर में दीदी नंदीग्राम से ताल ठोक रही थी, उसका असर हुआ था, इसलिए आपको एडवांटेज मिली थी। अभी स्थिति वहां अच्छी नहीं है। नंदीग्राम में क्या हुआ था बताइए? 4 बजे आपको चैनल में देखा दीदी 1200 वोट में जीत गया, और कौन से ऐसा कारण हो गया? होम मिनिस्टर चुनाव आयोग के रात 9 बजे फिर 1954 वोट में हार गया। ये भी तो खेल हुआ है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सर सत्ता में जो आपको सीटें आई थी, खैर उस बहस में मैं आज पढ़ना ही नहीं चाहती सर, मेरे को डिरेल करना ही नहीं अपनी डिबेट को। मैं तो सीधे सीधे यही कह रही हूँ कि कल बीजेपी के लिए करो या मरो का दिन है। टारगेट 100 अचीव करना है। अचीव करेंगे तो कैसे करेंगे? चारू प्रज्ञा जी, 55 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का मार्जिन जो है वो 30,000 या उससे कम रहा था, 30,000 के आसपास, उससे कम रहा था। तो क्या आप लोगों ने उन 55 सीटों पर ज्यादा मेहनत की है? आप कितने बुलिश है? लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस वोट काटेंगे तो बीजेपी का कोर वोट तो काटेंगे नहीं। आमतौर पे वो जो वोट कटता है वो सत्तारूढ़ पार्टी का कटता है, और इनका कॉमन वोट बैंक भी है। तो क्या ये आपका काम आसान कर रहे हैं? मतलब आप जीते ना जीते, टीएमसी हार के आपको ये लोग जिता देंगे। देखिए पिनाश जी, सबसे पहले तो हमेशा चुनाव में गणित नहीं देखना चाहिए, हमें केमिस्ट्री भी देख लेनी चाहिए। और अभी जो समस्या बंगाल में चल रही है वो केमिस्ट्री जनता की भाजपा के साथ है। तो ये लोग आपस में तो हमेशा ही लड़ते हैं। अभी थोड़े समय पहले मेरे दोस्त तहसीन बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ कह रहे थे, तहसीन की सबसे अच्छी क्वालिटी है तहसीन का ऑप्टिमिज्म, जो कांग्रेस के लिए वो बार बार झलकाते हैं। इतने ऑप्टिमिज्म के साथ कह रहे थे कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन मेरे दोस्त, आप तो इंडी गठबंधन में लड़ ही नहीं रहे हो, तो आप तो हेड ऑन कोलिशन करने ही टीएमसी के साथ निकले हो। तो ये कौन सी गठबंधन की सरकार की आप बात कर रहे हो? अच्छा, तहसीन का ऑप्टिमिज्म इतना बढ़िया है पिनाश जी कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस समय ताली बजाऊं, हंसूं, क्या करूं, क्योंकि इस समय इनके 0 एमएलएज हैं पश्चिम बंगाल में। 0 एमएलएज हैं। पानी में पी लूंगी दादा, थैंक यू, गर्मी का मौसम है, थैंक यू वेरी मच। 0 एमएलए हैं। अच्छा, उसके बाद इनके जो बड़े नेता हैं, इनके जो शहजादे हैं, वो प्रचार करने कब आए हैं आपको पता है? वोटिंग से केवल 9 दिन पहले उनको याद आया कि बंगाल में वोटिंग हो रही है। और आज इनका जो वोट शेयर है पूरे के पूरे प्रदेश में 3% से नीचे है, 3% से नीचे। तो उसके बाद जिस प्रकार का ऑप्टिमिज्म तहसीन दिखा रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज दैट्स अ क्वालिटी। अच्छा, और संजय दादा की मैं बातों पर वापस आना चाहती हूँ। संजय दादा इस समय वापस भूल गए हैं कि ममता दीदी को जनता ने हरा दिया था। आप वापस ये भी भूल गए हैं कि आरजी कार के बाद कैसे हर एक महिला, प्रदेश की हर एक महिला। चारू, ये सब बातें जो है हम लोग कई बार कर चुके हैं। अब जनता भी और आपके जो कट्टर समर्थक हैं वो भी, जो आपके कट्टर विरोधी हैं वो भी, हर कोई इसी पजल को सॉल्व करना चाहता है कि भाई आप लोग दावे तो कर रहे हैं 80-90% के 1 बजे तक सरकार बनाने के, लेकिन वो सरकार बनेगी तो बनेगी कैसे? सीट आएंगी तो आएंगी कहां से? 59 का आंकड़ा 100 में तब्दील होगा तो होगा कैसे? हम अंडर करंट, वेव, केमिस्ट्री की बातें तो कर चुके हैं, लेकिन फिर से गणित पे लौटते हैं। विवेक जी, आप लोगों ने अपनी
लड़ाई में क्या स्ट्रैटेजी में चेंज किया है जिसको लेकर आप बुलिश हैं कि भाई ठीक है, चमत्कार तो नहीं होगा, अचानक से बम्पर वापसी तो हो नहीं सकती शून्य से, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रैटेजी आपने बदली है जिससे आपको लगता है कि हाँ आप कुछ सीटें निकाल सकेंगे, और वो कुछ सीटें कितनी होंगी, एक रेंज अगर आप दे सकें? एब्सोल्यूट चेंज ऑफ कैंडिडेट्स, युवाओं को ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है और सारी कम्युनिस्ट पार्टियों में जो लेफ्ट फ्रंट का पार्ट है, मोर देन 9 ऑफ देम, देयर इज अ चेंज ऑफ लीडरशिप। एज की एक सीमाएं डाली गई हैं इवन इन द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड द टॉप लीडरशिप ऑल्सो। अगर आप सीपीएम को भी देखेंगी तो चाहे वृंदा करात हो, चाहे प्रकाश करात हो, चाहे मोहम्मद सलीम हो, लॉट ऑफ पीपल आर आउट ऑफ द पॉलिट ब्यूरो और यंगर टीम को लॉन्च किया गया है फॉर अ कमबैक। नंबर 1। नंबर 2, ट्रेड यूनियन कंसोलिडेशंस हमने फिर से शुरू करे हैं जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। और देखिए एक चीज पिनाज, वन थिंग वेरी गुड अबाउट योर डिबेट्स इज कि आप किसी भी प्रवक्ता को टॉपिक से डिरेल नहीं होने देती, जो कि नॉर्मली एक आसान चीज होती है हम प्रवक्ताओं के लिए। अगर हम कहीं फंस रहे होते हैं देन वी स्टार्ट डाइवर्टिंग इट टू सम अदर डायरेक्शन, बट आई विल स्टिक टू द एजेंडा। देखिए ये आपका सारा प्रेमाइस अभी तक का डिस्कशन एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि साहब जो लेफ्ट के कोर वोटर्स थे, कांग्रेस के कोर वोटर्स थे, उन्होंने साहब टीएमसी को वोट दे दिया, बीजेपी के वो नहीं। तो ऐसा नहीं है। यू सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लेफ्ट का जो वोटर है, इवन फॉर दैट मैटर कांग्रेस, हमारा वोटर जातिगत नहीं होता कभी भी लेफ्ट का। दे आर नॉट रिलीजियस। बंगाल के अंदर 35 साल की पॉलिटिक्स हमारी रही पहले अगर ऐसा और होता आज कि भी रिलीजियस बंगाली नहीं मानते है सर, अगर रिलीजियस नहीं होते, Yes. लेट्स आई जी। अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, सो लेट्स Yes. टॉक। जहां पर जिन सीटों पर बीजेपी देखती है कि 80% हिंदू हैं, ठीक है, वहां पर बीजेपी 50% अगर अपने लिए वोट लेकर आ रही है, आप 59 में से भी देखिए वही सीटें वो जीत रहे हैं जहां पर Absolutely. मुस्लिम बहुल हैं। Absolutely. तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में वो हिंदुत्व या पोलराइजेशन का कार्ड काम नहीं करता है, तो वो करता है। करा। और आप ये भी बिल्कुल जानते हैं कि मुस्लिम लेफ्ट को वोट दे सकता है पर बीजेपी को वोट दे, ये कल्पना से परे है। नहीं, बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड जो बंगाल का, मैं बंगाली के बजाय बंगाली हिंदू की बात अब कर रहा हूं, जो कि एक्चुअली एक एब्सर्डिटी है बात करना, बिकॉज बंगाल में हिंदू मुस्लिम आबादी भद्रलोक में है नहीं। फिर भी अगर हम कहते हैं कि एक शब्द है बंगाली हिंदू लिबरल है, उसके मन के अंदर कोई इस्लाम या मुसलमानों के प्रति या नॉन वेजिटेरियन फूड के प्रति या कल्चरल कोई हेट्रेड या एनिमोसिटी नहीं है, जो कि कई राज्यों में है। विवेक, आज मैं डेटा पे रहना चाहती हूँ। डेटा पे मुझे बस ये बता दीजिए कि आपको कितनी सीटें आ सकती हैं, एंड लेट्स बी ऑनेस्टली प्रैक्टिकल। मतलब अब चुनाव प्रचार हवाई बातें करने का वक्त खत्म हो गया, मतलब 5, 10, 15 कितनी? देखिए वेरी मैच्योरली तहसीन ने क्या बोला आपको, और वही चीज मैं भी एको कर रहा हूं। वी आर नॉट क्लेमिंग कि हम खड़े होकर के अकेले लेफ्ट सरकार अभी बना रही है या कांग्रेस बना रही है। वी आर ऑन अ कमबैक ट्रेल। तो अगर मैं आज बोलूं कि नहीं साहब हमारी सरकार बन रही है, सीटें तो हमारी आ रही है, दैट इज टॉकिंग इन द एयर। बट यस, वी आर ऑन अ कमबैक ट्रेल एंड इट इज गोइंग टू बी अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट। सर कहानी तो यही है कि लेफ्ट हारकर भी हरवा सकता है। ये एक लाइन जो है, पंच लाइन चल रही है खूब ज्यादा कि लेफ्ट हारकर भी हरवा सकता है। चलिए इसी को लेकर मैं, क्योंकि हमारे साथ सुधाशील घोष बार बार टेक्निकल एरर की वजह से जुड़ नहीं पा रहे थे। सुधाशील घोष जी, कहा जा रहा है लड़ाई तो 2 के बीच है, लेकिन हार जीत की चाबी में बड़ा रोल तीसरी पार्टियां जो हैं वो प्ले करने वाली हैं, जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस है। कोई तीसरे पार्टी का कोई रोल यहाँ पर है ही नहीं। वोट काटने का भी नहीं है। मैदान में जा रहा हूँ, नहीं, वोट काटने का भी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे या तो बीजेपी या टीएमसी, मतलब कोई कांग्रेस विकल्प, कोई लेफ्ट विकल्प, कुछ नहीं। यस ममता, नो ममता, दैट इज द वोट इज गोइंग टू हैपन। ओके, क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 सिनेरियो आपको बोल रहा हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे कि लेफ्ट, कांग्रेस या दूसरे कोई है, ये सबके अगेंस्ट भाजपा लड़ रहा है। ये दिलों में आ गया, लोगों के अंदर आ गया। मैं यहाँ पर एक सिनेरियो आपको बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो। 148 इज द मेजोरिटी मार्क पश्चिम बंगाल के लिए। तो चुनाव ऐसे हो गया कि 146 मिल गया भाजपा को, 146 मिल गया टीएमसी को। तो जो सीट है ये किसी भी पार्टी आप पकड़ लो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आईएसएफ हो, ये हुमायूं कबीर हो, आईमीम हो, किसी पार्टी ने ये बाकी 2 सीट जीता, मिला जुला के जीता। अभी बोलो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम तृणमूल के अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं, तो कौन सा पार्टी को ये सपोर्ट करेंगे? ये लोग इंडी जोट में एक साथ है, इंडी अलायंस में ये सारे लोग हैं। तो फिर बंगाल में आके इसका कैसे चेंज हो जाता है? और लेफ्ट के जो बात आप कर रहे हो, लेफ्ट इतना बड़ा पार्टी है तो उसके सबसे पहले हो जाता है कांग्रेस के पास, मेरे साथ अलायंस करो। कांग्रेस उसको मना कर देता है। फिर जो 2 दिन पहले पार्टी पैदा हुआ वो हुमायूं कबीर के साथ इसका अलायंस करने के बाद चलता है, आईमीम के साथ ये लोग जोट करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो गया,
चुनाव वहां पर लेफ्ट हार गए थे जब हरगोविंद दास चंदन दास का इंसिडेंट हुआ था। आपको मालूम है वॉकअप लेके मुर्शिदाबाद में कितना हंगामा हुआ, हिंदुओं के सुधाशील जी, ऊपर मैं कितना यही तो कह अत्याचार रही हूँ हुआ। कि अब हमें ये समझा दीजिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है ये नेचुरल इनका बिहाइंड द डोर या नेचुरल सुनिए ना, रिलेशन जो है अलायंस मीना के जी, साथ है। इसको बोलिए तोता लेकर धर्मशाला मैदान में बैठ जाने के संजय लिए। सरकार जी इसको दो रुकिए पैसे ना, कमाए मिलेंगे, कौन मगर कहाँ फिर बैठेगा, 4 मई को तय हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपने 25 का नंबर दिया है, बीजेपी 100 का देख रही है, तो मैं आपका 25 का भी हिसाब लगा लेती हूँ और इनके 100 का भी ले लेती हूँ। सुनिए ना सुधाशील जी, जरा समझा दीजिए, 55 सीटें ऐसी थी पिछली बार जहां जीत हार का मार्जिन 30,000 से कम था, ठीक है, और जो क्लोज फाइट वाली सीटें थी लगभग उनमें 25 से 30 ऐसी सीटें थी जहां 5 से 7,000 के बीच में आपका जो 5,000 के बीच में रेंज रहा था। तो ऐसा तो है नहीं वो सारी की सारी बीजेपी के खाते में ही जाएंगी, वो किधर भी स्विंग हो सकती हैं। सारे के सारे बीजेपी के खाते में ही जाएंगे, क्योंकि अच्छा। देखिए ये 2021 या 2024 की जो इलेक्शन हुआ था वहां पर इतना अच्छा फॉल टीएमसी का कैसे आ गया, क्योंकि वहां पर एसआईआर का डेटा था। अब एसआईआर का डेटा आप एनालिसिस करो तो उसके दो पार्ट है। पहले तो पार्ट है एएसडी, जहां पर वो शिफ्टेड वोटर है, डेथ वोटर है, तो उसका एक खासा नंबर आ गया। उसके 30 to 40% यहाँ पर छप्पा होता था, मतलब जो वोट एग्जिस्ट नहीं करते ये कैडर रखे उसको वोट को डाल देते थे। ये फॉल्स वोटिंग अभी निकल। दूसरे बात ये लोग पूछते हैं ना कहाँ है बांग्लादेशी, कहाँ है रोहिंगा, ये जो एडजुडिकेशन में निकल गया ये नाम कौन सा है। हाँ, उसमें मोतुआ नाम भी थोड़ा बहुत है जिसके पास सीएए का सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन उसका नंबर बिलो 10% है। 90% नाम जो है वो सारे मुस्लिम नाम है। और ये जो एडजुडिकेशन में नाम निकल गया ये तो कोई मैं या आप तो नहीं निकाला, ऑनरेबल जजेस आया, उन्होंने पेपर चेक किया और उसके बाद वहां से निकाला। अब देखो ये नाम वापस आने का कोई चांसेस नहीं है। जब इसको ट्राइब्यूनल में भेजा जाता है इतने लाखों नामों के अंदर 136 नेम्स ओनली कम बैक टू द वोटर लिस्ट। तो ये जो एडजुडिकेशन नंबर था, ये जो एएसडी नंबर था, वही वो 5,000, 6,000, 10,000 सीट का मार्जिन हो जाता था। मैं एक एक बूथ करके आपको दिखा सकता हूं जहां से 200, 300 करके नाम निकल गया और उस बूथ में टीएमसी ने 50 वोट से मार्जिन लिया था। तो जो 50 वोट का मार्जिन था वहां से 200 आपका एडजुडिकेशन में डिलीट होता है, तो 150 का क्लियर वहां पर रेंज तो बीजेपी यानी को आप मिल कह रहे जाता हैं है। कि एसआईआर एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर होने वाला है। बहुत बड़ा फैक्टर है ठीक इसमें। है, बहुत देखिए बड़ा इतने फैक्टर है। स्टेटों में संजय सरकार एसआईआर जी, हुआ, ये जो छापा, जैमिंग, सोर्स, ये सब जो चलता था वो, प्लस ये जो पुराने जो वोट जो एसआईआर में कट गए हैं, वो आपके लिए मुश्किल का सबब है। मैंने 10 सीटें तो ऐसी दिखा दी हैं, वो मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें दिखा दी हैं जहां पर भी अगर आंकड़े जोड़े, फैक्टर्स जोड़े तो मुश्किल बनती दिखती है। शुभेंदु अधिकारी पैसा नहीं देंगे इसको। अरे शुभेंदु सर अधिकारी प्लीज, इसको पैसा लेट्स बी नहीं देंगे, डिग्निफाइड। तो संजय सरकार जी प्लीज बैठने के लिए बोले। डिग्निफाइड तरीके से बात करते हैं। आप किसी के ऊपर इस तरह के आक्षेप मत लगाइए। अरे आपके मन की बात करें तो ठीक। 2001 में भी अरे आप बात करिए ना, आप अच्छा चलिए, आप मुझे अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है। संजय सरकार जी, 3 से 77 बीजेपी हुई, मेरी बात तो सुन लीजिए, 3 से 77 बीजेपी हुई, आपने उसकी कल्पना की थी, 3 से 77 हुई ना। मुकुल राय का दिन था, वो मुकुल राय को दिन था, मुकुल राय को दिन था। मुकुल राय नहीं है, ये घट रहा है धीरे धीरे। मुकुल राय को क्यों, भारतीय जनता पार्टी को जो मुकुल राय किया था उसको एक हाथ को ऊपर में, एक बात बताइए, भवानीपुर में लास्ट टाइम ममता बनर्जी कब कैंपेन की थी? भवानीपुर सीट जो है ममता बनर्जी का खास ताल्लुक है, तो वहां पर जाके आवासन में जाके उनको क्यों वोट मांगना पड़ रहा है? क्यों वो भवानीपुर छोड़ के दूसरी जगह में कैंपेन में इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को अब बिला दिया 400 सीट 2024 इलेक्शन में। बंगाल से 30 सीट, बंगाल अगर भवानीपुर सीट में इतना टेंशन है आपको, फिराद हकीम का कोलकाता पोर्ट सीट में इतना टेंशन है आपको, जरूरत नहीं है, जरूरत हमको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आपको है, आपको लाभ, आपको शुभेंदु अधिकारी पैसा नहीं देंगे। चलिए एक मिनट संजय सरकार जी, मतलब आप ये कह रहे हैं ना तो लेफ्ट आपके लिए डिसरप्टर का काम करेगा, ना कांग्रेस के अच्छे कैंडिडेट आपका खेल बिगाड़ेंगे, ना एंटी इनकम्बेंसी आपके लिए दिक्कत पैदा करेगी, ना एसआईआर के नंबर्स आपके लिए कोई परेशानी का सबब लाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कल 80% वोट पड़ेंगे मैडम, लिख के रख दीजिए। अबव 80% वोट कल पोलिंग होगा, अब लिख के रख दीजिए। मैं अब हम बूथ कार्यकर्ता से हम टीएमसी नेता बनाए थे, नहीं है हम लोग को बूथ की तरफ कौन किधर जा रहा है। तो 80% वोटर टर्नआउट होगा। पश्चिम बंगाल में तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता ही रहा है, ये तो इतिहास गवाह है, लेकिन उस वोटर टर्नआउट को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जाती थी दादा, वो भी आपने सुनी होंगी। बहरहाल सुनी सुनाई बातों पर बात नहीं करेंगे। तहसीन, कांग्रेस यहां पर क्या टारगेट लेकर चल रही है? कैंडिडेट्स अच्छे दिए हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के साथ पार्टी उस तरह से खड़ी हुई ना पिछली बार दिखी ना इस बार दिखी। हालांकि इस बार कैंडिडेट्स में काफी इंप्रोवाइजेशन है। लेफ्ट के साथ आप आए नहीं, अगर आते तो कुछ और वोट कंसोलिडेट होता, कुछ नंबर अच्छे होते, या फिर अब आपने तय कर लिया है कि भले ही नुकसान अभी सहना पड़े लेकिन अपना वोट बैंक वापस लाएंगे।
मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचेंगे? वो तो करना ही है ना, राजनीतिक दल को मजबूत होना है, हर राजनीतिक दल का अधिकार है कि मजबूत हो। टीएमसी ने गोवा में कांग्रेस को हराया, टीएमसी ने गोवा में क्या क्या कांड किए सबको पता है, किस तरह का उनका व्यवहार था गोवा के अंदर, तो ये सब जानते हैं, सच्चाई सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है, देखिए बंगाल की जनता जानती है कि ये जो हुमायूं कबीर वाला मुद्दा हुआ है, इसमें भाजपा और टीएमसी दोनों मिले हुए थे। हुमायूं कबीर ने जितने भी मौलाना को लाए सऊदी अरेबिया से, उनको वीजा किसने दिया? केंद्र सरकार ने। उनको सेंट्रल फोर्स की सिक्योरिटी किसने दी? केंद्र सरकार ने। और उनको वेस्ट बंगाल में अरेस्ट किसने नहीं किया? ममता बनर्जी ने। ये ध्रुवीकरण ममता जी के लिए भी काम करता है और भाजपा के लिए भी काम करता है। तो लोग जानते कि कल अगर भाजपा ऐसी कोई बिल ले आए जिसके अंदर उनको टीएमसी की मदद चाहिए, टीएमसी वॉकआउट कर सकती है राज्यसभा में। और एक चीज, एक मुसलमान सुन ले, गुजरात के अंदर ममता जी ने मोदी जी के लिए कैंपेनिंग किया था 2002 के अंदर। ये बात सुन लिया, कहा था मेरे भाई है। तो लोग जानते हैं सर, अब बीती बातें तो इतिहास के पन्नों में दब जाती हैं और राजनीति में आप भी जानते हैं कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, ये तो सबको मालूम है। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये बात सबको मालूम है। चारू प्रज्ञा जी, एक डेटा आपको दिखाती हूँ हिंदू वोट बैंक का, कि हिंदुओं की सीटें, जो हिंदू बहुल सीटें हैं, वो कितनी हैं और उसमें पिछली बार के नतीजे क्या कुछ कह रहे थे और इस बार क्या स्थितियां वहां पर बन रही हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी जो है वो 50% से भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो सीटें टीएमसी भी निकालने में कामयाब हुई थी। तो उन सीटों के लिए मैं डेटा आपको कुछ देर में दिखाऊंगी। वो रणनीति क्या है आपके लिए, क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई है? कि अगर हम बात करें पहले फेज में हिंदू सीट पर अगर बात करें तो कुल 97 सीट्स हैं, बीजेपी के पास 50 हैं, टीएमसी के पास 46 हैं और अन्य के खाते में एक यहां पर सीट है। तो इस हिंदू वोट बैंक आपकी तरफ टिल्ट होके ऑलरेडी 50 है, एक अच्छा खासा नंबर है, दीदी से टिल्ट होके आपके पास कम से कम 10% शिफ्ट हो, ऐसा क्या किया है आपने? और जैसे कि संजय सरकार कह रहे हैं कि भाई और यहां पर ये बात विवेक ने भी दोहराई कि बंगाल का हिंदू जो है, बंगाली पहले है, हिंदू बाद में है। बिल्कुल, और ठीक बात है पिनाज जी। बंगाल को जब हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, ये मुझे परवाही है, बहुत छोटी सोच है। बंगाल को केवल बंगाल के नजरिए से देखना चाहिए। और हाँ, अगर हम इसमें किसी और की बात करते हैं तो जो और है वो बाहरी है, वो घुसपैठिया है। और बार बार हमारे गृह मंत्री जी ने इसके बारे में बात करी है। भाजपा ने पिछले कुछ सालों में अपना स्टैंड बड़े बड़े मुद्दों पर क्लियर कर दिया है। एक तो भय की राजनीति पे पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अभी तक भी भय की राजनीति चली है, मैं उदाहरण के तौर पर अगर मुर्शिदाबाद कहूं, वहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए, पलायन हुआ उनका, और पुलिस गायब थी। और पुलिस तब तक गायब थी जब तक कोलकाता की उच्च न्यायालय ने उस बात का संज्ञान नहीं लिया और कुछ चीजें सुधारने का प्रयत्न नहीं किया। वो सुधार भी सेंट्रल फोर्सेस के आने के बाद हुआ है। तो इस बात को हमको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। पिछले कुछ समय से हमने ये भी देखा, जो कामकाजी लोग हैं उनको मार पड़ रही है और उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा तो इन दी एंड नुकसान हमारा है। और ये केवल इंडस्ट्रीज की बात नहीं है कि हम ये बोले कि इंडस्ट्रीज प्रदेश को छोड़कर चली गई हैं। 7th पे कमीशन लागू नहीं हुई है पश्चिम बंगाल में, क्यों नहीं हुई है? हम जब ये सवाल पूछते हैं, इन चीजों का कोई जवाब नहीं आता। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म कौन से स्टेट में लागू हुआ 7th पे कमीशन? संजय दादा सुनो ना, प्रज्ञा जी, ये सारी बातें लेके आप जनता के बीच जा चुके हैं। अभी बात परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैथ्स को सॉल्व करने की है कि भाई पिनाज जी, मैं वही विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, सुनो ना मेरी बात पिनाज जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप मुझे पूछती हैं आपने ऐसा क्या कहा या किया। नहीं, मैं आपको बता नहीं तो पूछ रहा हूं कि मुझे, मैं आपसे बिल्कुल आपसे आपने ये किया, लेकिन वो सीटें एक दो बार संजय दादा को बोल दो कि दूसरों के बीच में ना बोले। कोई उनके बीच में नहीं बोल रहा, वो अकेले सबके बीच में बोल रहे हैं। दादा, आपको दादा बोल के मैं बात कर रही हूँ, इतना आदर दे रही हूँ, कम से कम बोलने को दीजिए। दो स्टेट बोलो, अब 2 स्टेट और बोलती हूँ मैं आगे आना चाहती हूँ। अभी पिनाज जी देखो, ठीक है संजय जी, आपके उस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या है कि आपके खिलाफ पिछली बार भी मैंने आपको सीटों के नाम पढ़ के सुनाए, 20 सीटें ऐसी थी जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस ने आपको हरा दिया। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो डेटा पढ़ रही हूँ सर, आप कहेंगे फिर से बाकायदा एक सीट पर कितना मार्जिन था, कितनी सीट लेफ्ट को मिली, कितनी कांग्रेस को मिली, वो भी पढ़ दूंगी। आप लोग मीडिया जिंदा रखा, अरे सर, जहाँ ग्राउंड में तो 0 सन्नाटा है, ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिलता है। 77 विधायक है उनके, 77 सांसद है उनके, हमने जिंदा नहीं रखा, जनता ने जिंदा रखा है। और बची कुची कसर लेफ्ट और कांग्रेस ने पूरी कर दी थी। कम से कम 20 सीटों पर हार जीत का जो मार्जिन था उससे ज्यादा वोट उनके थे। आप लोग मीडिया उसको जिंदा रखा है और कहीं नहीं है, ग्राउंड में है ही नहीं है। मीडिया में है,
राज्यपाल कमलपाल जी को यहाँ पर, राज्यपाल तो बंगाल में नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी का उसको कमलपाल है, कमलपाल जी को यहाँ पर है। गृह मंत्री जी को, कल गृह मंत्री जी को बात सुना है, एक माओवादी जैसे बोलते हैं। संजय जी, बस मैं इतना कहूंगी, जब आप शुरुआत में आपने जब चर्चा शुरू की थी, आप बहुत हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और आप बहुत खुश थे, तो लग रहा था कि ये कॉन्फिडेंस की हंसी है। मुझे लग रहा था कि भाई ठीक है, बीजेपी के नेता कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन गजब का कॉन्फिडेंस है यहाँ पर संजय सरकार जी में, इतने रिलैक्स्ड हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। डेटा आपके सामने रखा, कुछ आंकड़े आपके सामने रखे, कुछ सवाल पूछे, आते आते अब आप थोड़ा नाराज हो गए, अब आप मुझसे भी नाराज होने लग गए। बहरहाल ठीक है, जीत के दावे दोनों पार्टियां कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि अगर सत्ता काबिज करनी है तो कल 152 में से 94 से लेकर 105 110 सीटें हासिल करनी होंगी। टारगेट बीजेपी जो है वो 80% 90% का रख रही है, लेकिन हाँ, कम से कम 94 और 105 के बीच में आके बीजेपी को ठहरना होगा अगर सत्ता चाहिए ही। तो लेफ्ट कांग्रेस ये एक तरह से डिसरप्टर का काम करने वाली हैं। यहाँ पर क्या कुछ फैक्टर्स जो हैं, महिला वोट बैंक का, एसआईआर का, क्या कुछ फैक्टर्स काम करेंगे, छापा, सोर्स जैमिंग, ये सब का कितना, क्योंकि चुनाव आयोग बहुत कड़ाई से काम कर रहा है, तबादले हो चुके हैं, तो ये सब कितना काम करेगा, ये कल जब पोलिंग होनी शुरू होगी, टर्नआउट कैसा होता है, कितनी जगह से हिंसा की खबर आती है, उस सबको देखकर थोड़ा और अंदाजा होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, कल फिर से जुड़ेंगे जब वोटर टर्नआउट हमारे सामने होगा, हिंसा की तस्वीरें हमारे सामने होंगी। इंशाल्लाह इंसान ना हो, लेकिन जो भी तस्वीरें होंगी तब आप लोगों से चर्चा फिर से करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।